Hello students, welcome to our online classes. In the last lecture, we have started the first chapter of economics, the story of village Palampur of class 9. So, we have studied overviews, introduction about the village of Palampur, organization of production. These three topics we have covered in the last class. Today, we will start from farming in Palampur. Firstly, land is fixed. The first topic under the farming in Palampur, that is land is fixed. जो फार्मिंग होता था पालमपुर में उसमें क्या होता था कि लैंड जो थी फिक्स्ड थी. लैंड इज़ फिक्स्ड कहने का मतलब हो गया आपका कि जितनी ज़मीनें पहले थी उतनी ही ज़मीनें अभी भी थी. फार्मिंग को लेकर के ज़मीनें बढ़ नहीं रही थी. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने दिनचर्या के लिए 75% लोग यानी 75% लोग जो थे वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे? तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे पालमपुर में. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वो फार्मर भी हो सकते हैं 75% में से लोग, या फिर फार्म लेबरर्स. फार्म लेबरर्स कहने का मतलब क्या होता है? फार्म लेबरर्स कहने का मतलब होता है जिनकी खुद की ज़मीन ना हो या बहुत कम हो और जो दूसरे की ज़मीनों पे जा कर के मजदूरी करते हैं. द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. ये जान लीजिए कि इन लोगों की जो वेलबींग थी, यानी किस तरह से ये जीवन जिएंगे, अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, क्या इनका कंडीशन रहेगा, वो टोटली डिपेंड रहता था किस चीज़ पे करता था? तो वो प्रोडक्शन जो फार्म में हो रहा था उस पर डिपेंडेंट था. जितना प्रोडक्शन होगा, अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनका लाइफ अच्छा जाएगा. अगर प्रोडक्शन ख़राब हुआ तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी. बट रिमेंबर डैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन. देखिए, लेकिन कुछ बुनियादी प्रतिबंध कॉन्स्टेंट भी थे जो कि फार्म प्रोडक्शन में थे. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. अभी मैंने पहले भी बताया था, ये टॉपिक ही यही है कि लैंड इज़ फिक्स्ड. कहने का मतलब हो गया जो लैंड का जो प्रोडक्शन कल्टिवेशन का जो एरिया था, कितनी दूर में खेती होगी, कितनी ज़मीन पे खेती होगी, वो फिक्स था. कम भी था, आप कह सकते हैं. सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर. नेक्स्ट पेज है आपका अंडर कल्टीवेशन, है ना. मतलब कि 1960 में अगर मान लीजिए कि 10 बीघा ज़मीन पे खेती होती थी तो अभी भी 10 बीघा पे ही खेती हो रही है. उसमें कोई भी इजाफा या बढ़ोतरी, एक्सपेंशन नहीं हुआ है. बाय देन सम ऑफ द बेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड. लेकिन कुछ जो वेस्ट लैंड थे विलेज के, उसको कल्टिवेबल लैंड में चेंज किया गया है. वेस्ट लैंड कहने का मतलब जिस पे पहले खेती वेती नहीं होती है, हो सकता है वो बंजर ज़मीन हो या वहाँ से होकर के नहर गुजर रही हो या कुछ ऐसा भी हो, तो उस पर अब खेती हो रही थी. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा भी नहीं दिख रही थी, कोई ऐसा विस्तार नहीं दिख रहा था, कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख रहा था कि आगे जा कर के लैंड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए. किस माध्यम से फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस माध्यम से? तो नए ज़मीनों को कल्टीवेशन के अंडर में ला करके. देख लीजिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स कुछ दिया हुआ है लैंड मेजरमेंट का, हेक्टेयर वगैरह, है ना. हेक्टेयर हो गया, बीघा हो गया आपका, आप लोग कट्ठा जानते होंगे ना, गुंठा है, ये सब. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. देखिए, दूसरा टॉपिक है इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि
एक सेम ज़मीन पर, मतलब कि अगर मेरे पास 10 कट्ठा ज़मीन है या फिर 1 बीघा यानी 20 कट्ठा ज़मीन है, तो उस पे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। देख लीजिए उसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड facilities available, Palampu would resemble village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। जिस तरह का क्रॉप प्रोडक्शन बताया जा रहा है या फिर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी पालमपुर में जो दिखाया गया है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश का कोई पश्चिमी हिस्सा का कोई मतलब कि गांव की चर्चा हो रही है यहाँ पे। No land is left idle. Sorry. All the land is cultivated in the Palampur. No land is left idle. जितनी भी ज़मीनें हैं जो कि खेती के अंदर में आती हैं उन सब पे खेती होता है पालमपुर में। कोई भी ज़मीन को आइडियल यानी खाली नहीं छोड़ा जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ है ना, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, है ना। रेनी सीजन के समय वहाँ पे ज्वार और बाजरा खेती होती है। खरीफ का मतलब क्या होगा? खरीफ का मतलब होता है दो टाइप बेसिकली यहाँ पे चर्चा होगी आपकी, खरीफ और रबी, जो कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स साइंस में भी पढ़े होंगे, बायो में भी पढ़ना है। तो खरीफ क्रॉप में आपका जो रेनी सीजन से स्टार्ट हो करके आपका मई जून से स्टार्ट होता है जिसका कल्टिवेशन, और फिर उसको आप क्या कहते हैं अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, वो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। और फिर नवंबर दिसंबर में जो बोया जाए और मार्च अप्रैल में काटा जाए वो आपका रबी सीजन में आ जाता है, जिसमें गेहूँ, चना या फिर दाल का प्रोडक्शन कह सकते हैं आपको आता है, तेल वगैरह का, जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह होता है उसका। देखिए, दिस प्लांट्स आर यूज्ड एट कैटल फीड। ज्वार और बाजरा को बेसिकली कैटल फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जानवरों के चारे के तौर पे। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और उसके बाद जब ये कट जाता है तो फिर वहाँ पे आलू की खेती होती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन, रबी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, फील्ड आर सोन विद द वीट ना। विंटर सीजन में यहाँ पे गेहूँ लगाया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड, फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। यहाँ पे वीट का जब प्रोडक्शन होता है तो किसान जो है अपने कंजप्शन का मतलब क्या होता है, जो खुद की खपत होती है, जितना हम इस्तेमाल कर सके उतना रख लिया जाता है, ये रख लेते हैं ना। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो होता है उसको सरप्लस कहते हैं। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उनको ये लोग रायगंज के बाज़ार में बेच देते हैं। A part of the land area is devoted to sugar cane which is harvested once every year। और एक बहुत बड़ा एरिया पे वहाँ पे शुगर केन की खेती भी होती है, जो कि साल में एक बार होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जागेरी इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और जागेरी यहाँ पे एक बड़ा है जिसको हिंदी में हम लोग घर में मिठा बोलते हैं, है ना। तो मिठा को बेच दिया जाता है शुगर केन से, मिठा बना करके, या फिर कच्चा भी शुगर केन को बेच दिया जाता है शाहपुर के बाज़ार में। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation। आखिर क्या कारण है कि पालमपुर के जो किसान हैं साल में 3 तरह के क्रॉप्स लगा लेते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा देखा ऊपर से, तो उसका बेसिकली रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन का। कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है पानी वगैरह की, जिससे कि किसान आसानी से खेती कर पाते हैं। दूसरी बात पहले भी हम लोगों ने जाना है कि इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा वहाँ पे बहुत अच्छी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी होने के कारण वहाँ पे आपका आसानी से खेती हो जाता है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन पर्सियन वेल्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट सम फील्ड्स। इससे पहले क्या था कि पर्सियन वेल्स के माध्यम से पानी को लाया जाता था और किसान उससे खेती करते थे, अपने फील्ड्स को इरीगेट करते थे, सिंचाई वगैरह करते थे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स
electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effectively। मतलब कि देखा ऐसा किसानों ने कि अगर हम पर्सियन व्हील से खेती करते हैं तो बड़ा ही कम एरिया में इरिगेशन हो पाता है, उससे टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल आप कह सकते हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उससे अगर हम इरिगेट करते हैं अपने फील्ड को तो काफ़ी आसानी से और बहुत बड़े एरिया में कम समय में इरिगेशन हो जाता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वेयर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट। पहले कुछ ट्यूबवेल्स सरकार के द्वारा लगाई गई थी पालमपुर में। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप द प्राइवेट ट्यूबवेल्स। लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी सुविधा, इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने प्राइवेट यानी खुद का अपना पर्सनल ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिया। एज द रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरिगेटेड। और इसका रिजल्ट हुआ कि 1970 के दशक में क्या हुआ, 200 हेक्टेयर एरिया जो था वो पूरी तरह से कल्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि भारत में इतनी बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हर पार्ट में नहीं है। आप लोग को बता दें कि जो एरिया है जिसके जो कि नदी के आसपास बसी हुई है, प्लेन एरिया या फिर कोस्टल रीजन के आसपास है, वहाँ पे तो इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो कि प्लेट्यूज एरिया है जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू यानी साउथ का जो एरिया है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ में मतलब काफ़ी बेहतर नहीं है, लो लेवल है इरिगेशन फैसिलिटी का, फैसिलिटीज़ वहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में ही बताया गया है यहाँ पे। और ज़्यादातर किसान वहाँ पे इसी वजह से आपका रेनफॉल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक ही ज़मीन पर मतलब जितना हमारा सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब कि एक कट्ठा ज़मीन है तो एक ही कट्ठा पे एक ही साल में अगर हम अलग अलग क्रॉप्स, एक से ज़्यादा क्रॉप्स कह सकते हो आप, लगाए खेती करें तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अगर सेम पीस ऑफ लैंड पे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये बहुत ही बेहतर मेथड होता है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। सभी लोग कम से कम 2 तरह का क्रॉप्स तो पालमपुर में कल्टिवेट कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में इधर पोटैटो को अगर ले लिया जाए तो 3 तरह का क्रॉप्स हो रहा है। यहाँ पे लेट्स डिस्कशन में आपको कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिया हुआ, देख लीजिए। कल्टिवेटेड एरिया का एक आंकड़ा दिया हुआ है 1950 से लेकर के 2008 के बीच का। इकोनॉमिक सर्वे का दिया हुआ है 2010-11 का। और कुछ क्वेश्चन है जो कि उसी से रिलेटेड है, उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। यू हैव सीन डैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग से हम लोग सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड।